वंस अगेन वेलकम टू VS ट्यूशन क्लासेस। स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने VS ट्यूशन क्लासेस चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 मैथमेटिक्स में त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल्स के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आप में से बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 10th का जो चैप्टर 6 है त्रिभुज ट्रायंगल्स, इसको करा दीजिए, क्योंकि ये हमें नहीं समझ में आता है। क्योंकि इसमें थ्योरम्स हैं, काफ़ी बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं। इसमें बहुत से थ्योरम्स हैं, प्रमेय हैं और उपप्रमेय भी हैं। तो उन सभी को समझने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम फुली बेसिक्स की बात करेंगे, जो भी बेसिक हैं त्रिभुज में ट्रायंगल में क्लास 10th में, उसके बेसिक की बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग प्रमेय से स्टार्ट करेंगे, प्रमेय 6.1 से, ठीक है, जो कि आपके NCERT में चैप्टर 6 है। तो यहाँ से हम लोग आपका मैथ्स कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से, क्योंकि आप ही लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग क्लास 10th की मैथ्स कराई जा रही है, ठीक है। तो देखिएगा, ट्रायंगल त्रिभुज में सबसे पहले आपको ये मालूम होगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के त्रिभुजों के बारे में आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, जैसे कि समकोण त्रिभुज। आपसे कोई पूछे समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज के बारे में अगर कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे ऐसा त्रिभुज। सबसे पहले त्रिभुज के बारे में बात करें, क्योंकि त्रिभुज ही स्टार्ट कर रहे हैं। कोई पूछे त्रिभुज क्या होता है तो क्या बोलेंगे? तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब ऐसे लाइनों को ले लिया जाए तो ये तो त्रिभुज है नहीं, ठीक है। सभी लाइनें एक दूसरे से एक शीर्ष पर लगी होती हैं, ये सब शीर्ष है ना, तो इसलिए इसको हम त्रिभुज कहेंगे। तो तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो ये त्रिभुज है, ना कि ये। इसमें भी तीन भुजाएं हैं लेकिन ज्वाइंट नहीं है आपस में, इसलिए ये त्रिभुज नहीं है। तो तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। अब देखिए, त्रिभुज के बारे में बात कर लिया। आप समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर बना दिया गया समकोण त्रिभुज ABC। इसका हम अगर नाम लिख दें, ये शीर्ष A है, ये शीर्ष B है और ये शीर्ष C है, ABC। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 डिग्री का है, ठीक। और इन दोनों का नहीं पता है तो एक चीज भी और जान लीजिए आप, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होंगे और ये अकेला 90 है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 होता है। ये आपको याद होना चाहिए हमेशा के लिए। त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का मान क्या होता है? 180 डिग्री होता है। और अगली बात करें हम लोग तो समकोण त्रिभुज के बारे में तो आप जान ही गए। अब बात करें समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु से पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। देखिए, अब तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी। अगर इसको हम PQR नाम दे दें, ABC बार बार दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं PQ बराबर QR बराबर PR, यानी ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी। तो इस प्रकार से ये अपना क्या है? समबाहु त्रिभुज है। और आप एक प्रमेय पढ़े होंगे क्लास 9th में कि अगर किसी त्रिभुज में भुजाएं बराबर हैं तो भुजाओं के जो सामने के कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे PR के सामने का एंगल क्या है? Q। PR के सामने का एंगल Q है ना, और QR के सामने का एंगल P है। तो Q और P बराबर होगा जब QR और PR बराबर होंगे। तो समझ में आया? तो यही बात कहा जा रहा है, अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनसे लगे हुए संलग्न कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो इस चीजों को भी आप समझ ही रहे होंगे। समबाहु त्रिभुज हो गया। अब हम बात करें समद्विबाहु की, तो समद्विबाहु में क्या होता है? जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे ये कोई आप त्रिभुज ले लीजिए। और समबाहु में एक और अगर हम बात करें तो इसका जो तीनों कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, ये मत मिस कीजिएगा, 60 डिग्री। और तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। वो तो सभी त्रिभुजों के लिए होता है 180 डिग्री अंतः कोणों का मान। अब देखिएगा, इस त्रिभुज की बात करें समद्विबाहु की, यानी इसमें दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अगर हम ABC नाम देते हैं तो AB बराबर AC, लेकिन BC इक्वल नहीं होगा। एक भुजा ऐसी हो जो दोनों से अलग हो, ठीक है, दो सेम हो लेकिन एक अलग होगा,
तो हम उसको समद्विबाहु त्रिभुज कह देंगे। ठीक है, और हम बात करें अगला जो है अपना विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। तो ये कुछ बेसिक है, आज क्लियर कर लेते हैं। इसमें देखिए, अगर ये वाला अपना 2 सेंटीमीटर का है, ये वाला अपना 2 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ये 2 है, तो ये वाला जो होगा वो 4 का होगा। तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इसको हम विषम बाहु त्रिभुज, इसको हम कौन सा नाम दे देंगे, विषम बाहु त्रिभुज इसको हम कह देते हैं। तो आशा करते हैं आपको समकोण त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज अच्छे से क्लियर रहा होगा स्टूडेंट। तो अगर आपको अच्छा लगा, यहाँ तक की चीजें सभी समझ में आई हैं एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं, रफ शीट पे आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पे। अब हम आगे की बात करेंगे, इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, आज के इस वीडियो की खास बात क्या है। आज के इस वीडियो में आपको एक खास चीजों के बारे में बताया जाएगा, जैसे आकृतियों की समरूपता के बारे में, यानी समरूप कैसे आप कहेंगे है, और दूसरा सर्वांगसम के बारे में, ये भी आज मैं आपको क्लियर करा दूंगा। लेकिन 10th में उतना सर्वांगसम नहीं है जितना समरूपता है, तो इसलिए समरूपता को आप लोग ध्यान से समझें। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, अच्छे तरीके से करें प्रिपरेशन, ताकि आप अच्छे नंबर गेन कर सकें। ओके, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने समरूपता की। तो समरूपता की बात करते हैं, सब इरेज कर देते हैं, आप नोट कर चुके होंगे, वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा समरूप क्या होता है। समरूप का मतलब होता है एक जैसे दिखना। जैसे अगर आप अपने सामने एनसीईआरटी बुक खोले हुए हो, तो उसमें आपको एक ताजमहल का फिगर होगा, जैसे यहाँ पर एक छोटा ताजमहल है, एक बड़ा ताजमहल है, दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, ठीक है। एक छोटा कुत्ता है, एक बड़ा कुत्ता है, तो एक दूसरे के समरूप हैं। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एक दूसरा कलम है और एक उससे बड़ा कलम उसी टाइप का है, तो ये भी समरूप हुए। जैसे यहाँ पर आप समझिएगा, मैं कुछ ट्रायंगल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा, ये छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के समरूप कब होंगे, जब इनका वाला, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, मतलब सबका एंगल आपस में बराबर होगा तभी ऐसा पॉसिबल होगा। जैसे इसका जो एंगल है इसके बराबर होना चाहिए, इसका एंगल इसके बराबर, और इसका जो एंगल है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर होगा तो हम कहेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको पी क्यू आर नाम देते हैं और इसको ए बी सी नाम दे देते हैं, तो हम कह सकते हैं इफ एंगल पी इक्वल टू एंगल ए, ठीक। और इसी तरीके से इस दूसरा दे सकते हैं एंगल Q इक्वल टू एंगल B, ठीक है, और एंगल R इक्वल टू एंगल C। तो अगर ये ऐसा होता है, ठीक है, अगर ये ऐसा होता है तो क्या ये दोनों जो ट्रायंगल आपको दिए गए हैं समरूप होंगे। और समरूपता का निशान कैसे लगाते हैं, लिखेंगे ट्रायंगल PQR समरूप है, ऐसे बनाते हैं, ठीक, ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC, ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है समरूपता। अब जैसे आपका एक्सरसाइज 6.1 जो है ना, वो हमको लग रहा है पूरा क्वेश्चन समरूपता पर, ये आप आसानी से लगा सकते हैं। आप एक्सरसाइज खोलिए और क्वेश्चंस को देखिए और लगाने का प्रयास कीजिए। अगर आप ये लगा लेते हैं तो अच्छी बात है, समरूपता पे ही सब डिपेंड होंगे। आपको दिया गया होगा कुछ आकृति, जैसे कि मान लीजिए वृत्त की बात करें, वृत्त की बात करें, ये छोटा वृत्त है, ये इससे बड़ा वृत्त है, ये इससे बड़ा वृत्त है, तो ये सब एक दूसरे के समरूप हैं। समरूप का मतलब सिमिलर है, सिमिलरिटी है, इसमें समरूपता है, तो इसी को हम लोग समरूपता कहते हैं। आपको समरूपता क्लियर हो गया होगा अब इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर सर्वांगसम की बात करें, तो ये वृत्त सर्वांगसम नहीं है, सर्वांगसम का मार्ग ये होता है, ऐसे सर्वांगसम का मार्ग होता है, तो सर्वांगसम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर्वांगसम के लिए इसकी परिधि के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर इन दोनों त्रिभुजों में हम सर्वांगसमता की बात करें, ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसकी जो साइड है यानी भुजा है, इसके भुजा के बराबर होनी चाहिए, और इसमें क्या, इनकी भुजाओं का अनुपात एक ही होना चाहिए, ऐसा होता है। तो इसमें आप लोग धीरे धीरे समझते जाओगे, धीरे धीरे पढ़ते चलोगे, तो आगे और भी आपको क्लियर होता चलेगा।